एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा धमाका। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आइसोमेरिज्म, जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका नाम सुनते ही काफी बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हम बात करेंगे कुछ अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स। हम बात करेंगे होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में। तो इसी तरह से कुल मिला के ये वीडियो होने वाला है एक जबरदस्त धमाका, और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? ये जो वर्ड है ना आइसो का मतलब होता है इक्वल, बराबर। क्या बराबर है? तो जब कभी हमें ऐसे दो कंपाउंड्स दिखते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स दिखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि अगर पहले वाले में इतने कार्बन है तो दूसरे वाले में भी उतने ही कार्बन है, पहले वाले में जितने हाइड्रोजन है दूसरे वाले में भी उतने ही हाइड्रोजन है, राइट? तो कुल मिला के दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं अलग। अरे ये तो कमाल की बात हो गई। तो ये तो वैसी बात हो गई कि यार जब हम ऑफिस जाते हैं तो बिल्कुल टिप टॉप फॉर्मल ड्रेस पहन के एकदम फिट होके जाते हैं ऑफिस, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सबसे बात करते हैं, बहुत ही तरीके से रहते हैं, राइट? बट वही जब हम घर पर रहते हैं तब भी होते तो हम ही हैं, बट हम काफ़ी कैजुअल वे में रहते हैं, राइट? कुछ भी पहन लिया, कैसे भी बात कर लिया, कैसे भी बैठ गए। तो हो क्या रहा है? कुछ ऐसा ही हो रहा है इन आइसोमर्स के साथ। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वगैरह तो सेम है, लेकिन इनमें कुछ तो अलग है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है कि नहीं? तीनों में एक एक बेंजीन रिंग है? बिल्कुल है। तीनों में 2-2 ब्रोमीन है? बिल्कुल है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेकिन उस पोजीशन चेंज से ही इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में भी चेंज नजर आने लग रही है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज आइसोमेरिज्म। इस फेनोमेनन को, जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो आइसोमेरिज्म ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर ही काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। बात करेंगे, सबके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो अभी आप देखो आगे क्या धांसू मजा आएगा जब हम हर एक टाइप के आइसोमेरिज्म को समझेंगे विथ एग्जांपल्स, विथ स्टोरीज एंड विथ प्रॉप्स। चलो शुरू करें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नाम से क्या लग रहा है, ये क्या होगा? तो ये ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जहां पर दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है क्योंकि वो आइसोमर्स हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो मतलब यूं कह लो कि मान लो मेरे पास कुछ ग्राम गोल्ड है, मतलब इतना गोल्ड रहा तब तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगी वैसे, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास इतना गोल्ड है। अब उस गोल्ड से मैं कुछ भी बनवा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो नेकलेस बनवा लूँ, मैं चाहूँ तो बैंगल्स बनवा लूँ, मैं चाहूँ तो एंकलेट बनवा लूँ, ईयररिंग्स बनवा लूँ, राइट? तो बेसिकली उतने ही गोल्ड से मैं चाहूँ तो एक नेकलेस भी बनवा सकती हूँ और बैंगल भी बनवा सकती हूँ। लेकिन क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, राइट? है तो दोनों में उतना ही गोल्ड, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। अब जब हम यहाँ पर केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एटम्स हैं वो किस तरीके से दूसरे एटम से कनेक्टेड है, उस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम। मतलब अगर एक कार्बन एटम की बात करूं तो भाई वो किससे कनेक्टेड है? एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, एक और हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। सो दैट टेल्स अस द स्ट्रक्चर। तो हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग होता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, और उसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। एग्जाम्पल,
देखना है बिल्कुल। जैसे देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं। पहला है प्रोपेनॉल, दूसरा है प्रोपेन 2ऑल। दोनों क्या है, दोनों अल्कोहल है बिल्कुल, लेकिन पहले वाले में जो अल्कोहल का ग्रुप है वो पहले कार्बन पे है और दूसरे वाले में जो अल्कोहल का ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे है। अब अल्कोहल के ग्रुप की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दोनों सेम कंपाउंड्स तो नहीं रहे, दो अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज में भी फर्क है, तो ये क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो हम बात करते हैं प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन की। अब यहाँ पे क्या है कैच, यहाँ पे देखो पहला वाला है एल्डिहाइड और दूसरा वाला है कीटोन, ONE लगता है तो कीटोन, AL लगता है तो एल्डिहाइड, है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो काउंट करके देख लो यार खुद ही, दोनों में 3-3 कार्बन है, बिल्कुल है। दोनों में 6-6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। दोनों में 1-1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। तो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या ये दोनों सेम है? कहां से सेम हो जाएगा, एक तो कहां एल्डिहाइड है और दूसरा कहां कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो चीज ही अलग है, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। बट इनमें प्रॉपर्टीज अलग क्यों है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ही अलग है, राइट। जिस तरह से कार्बन दूसरे एटम से कनेक्टेड है, जिस तरह से एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो अरेंजमेंट ही अलग है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं, तो चलो देखें, शुरुआत करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। चेन आइसोमेरिज्म में नाम से पता चल रहा है कि चेन, जो कार्बन का बेसिक चेन है ना, उस चेन में कुछ इशू होता है। इशू तो नहीं, बेसिकली होता यह है कि दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है क्योंकि वो आइसोमर्स हैं, लेकिन उनका जो कार्बन का जो स्केलेटन है ना, जो बेसिक कार्बन का चेन है, वो चेन ही अलग होता है। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। चलो मैं देखो क्या मजेदार डेमो दिखाती हूँ। तो हम बात करते हैं लेट्स से पेंटेन का, ठीक है। अब तक तो सबको पता है, इतनी बेसिक आ चुकी है कि भाई पेंटेन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 5। तो अगर मैं एन पेंटेन की बात करूं तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो भाई एक बात बता देती हूं अभी कि जहां भी ये आपको ब्लैक वाले बॉल्स दिखेंगे ना मेरे स्ट्रक्चर्स में, वो सारे कार्बन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एन पेंटेन की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा चेन है, जो मेरा कार्बन का स्केलेटन है, वो एक स्ट्रेट 5 कार्बन का स्केलेटन है, ठीक है। अब मान लो मैं बात करती हूं आइसोपेंटेन की। द मोमेंट मैं आइसोपेंटेन की बात करती हूं, यहां पर टोटल तो 5 कार्बन है, लेकिन जो मेरा चेन है कार्बन का, जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, जिसे हम नॉमेनक्लेचर में कहते हैं, वो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। तो यानी कि जो मेरा स्केलेटन है ना, वो 4 कार्बन का स्केलेटन है। पहले से अलग है कि नहीं? पहले से अलग है मेरा चेन। अब लेट अस सपोज मैं बात करती हूं नियोपेंटेन का। अब नियोपेंटेन में भी देखो टोटल तो 5 ब्लैक वाले बॉल्स हैं, टोटल तो 5 कार्बन है, लेकिन देखो मेरा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा यहाँ पर, वो 3 ही कार्बन का होगा, 1 2 3। कोई सा भी लॉन्गेस्ट चेन ले लो, वो 3 कार्बन का ही होगा, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यार सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब अब चाहे मैं इस नियोपेंटेन की बात करूं या फिर मैं इस एन पेंटेन की बात करूं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि दोनों में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। दोनों में कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम। क्या फर्क है, जो चेन है, जो कार्बन का स्केलेटन है, वो ही अलग है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो अब बारी है डिस्कस करने की पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखो नाम से पता लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ पोजीशन में है। तो यहां पर भी दोनों चीजों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बिल्कुल सेम, तभी तो ये आइसोमर्स है। फर्क क्या होगा, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो भी सेम होगा, बस उनकी पोजीशन अलग होंगी। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास कुछ सोना है एंड लेट्स से उस सोने से मैंने बनाया एक अंगूठी, ठीक है। अब उतने ही सोने से मैंने एक और अंगूठी बनाई, और इन दोनों में क्या फर्क है, जो पहली वाली अंगूठी है उसमें डायमंड जो है वो बीच में लगी हुई है, जो दूसरे वाली अंगूठी है उसमें डायमंड जो है वो एक साइड में लगी हुई है, राइट। तो यानी कि दोनों में है तो उतना ही सोना, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, लेकिन फर्क क्या है, लगा हुआ भी है डायमंड ही, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही है, लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हम बात करें प्रोपेनॉल की और प्रोपेन 2ऑल की,
तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में OH ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन पहले वाले कंपाउंड में OH ग्रुप पहले कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरे वाले के केस में OH ग्रुप दूसरे कार्बन में लगा हुआ है, राइट। सिर्फ इतना ही फर्क है, लेकिन सिर्फ इतने फर्क से ही ये दोनों दो अलग कंपाउंड बन जाते हैं एंड दे आर पोजीशन आइसोमर्स। लेट अस सपोज कि मैंने कहा कि ये एक कंपाउंड है, अब इसी कंपाउंड को ऐसे घुमा दिया, तो क्या ये दोनों आइसोमर्स हो गए? नहीं, इट इज स्टिल द सेम कंपाउंड। तो मतलब कोई भी दो कंपाउंड जब आइसोमर्स होते हैं वो तभी होते हैं जब वो दो कंपाउंड्स दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सिर्फ एक को रोटेट करके हम दूसरे कंपाउंड को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक सी बात थी, बट आई स्टिल वांटेड टू क्लैरिफाई ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर से देखो, नाम पे फोकस करना है, नाम से ही ना आधी बातें समझ में आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये जो आइसोमर्स होंगे इनके ना फंक्शनल ग्रुप से अलग होते हैं। लो कर लो बात, फंक्शनल ग्रुप ही अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। जैसे कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, एक एल्डिहाइड है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO और दूसरे में कीटोन ग्रुप लगा हुआ है CO, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है और दोनों में 1 ऑक्सीजन है, राइट। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, लेकिन दोनों में ऑल टुगेदर 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग होनी ही है। तो इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बात करेंगे मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा तरह का आइसोमेरिज्म होता है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है और उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें फ़र्क ही ये होता है कि इनमें ना वो एल्काइल ग्रुप्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलो कुछ और तरीके से समझाते हैं। कैसे समझाएं? यस, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। लेट अस सपोज कि क्लास में ना 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, एक के बाद एक। अब टीचर आया, टीचर को इन बच्चों के बीच में बैठना है, ठीक है। टीचर अगर चाहे तो पहले बच्चे के बगल में बैठ सकता है। उस केस में टीचर के एक तरफ 1 बच्चा है और दूसरी तरफ 3 बच्चे हैं। टीचर अगर चाहे तो सेकंड वाले बच्चे के बगल में बैठ सकता है। तो उस केस में टीचर के एक तरफ 2 बच्चे हैं और दूसरी तरफ भी 2 बच्चे हैं। बट इन एनी केस इन दोनों में से किसी भी अरेंजमेंट में टोटल तो 4 ही बच्चे हैं, राइट। टोटल 4 ही बच्चे हैं। तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट होता है मेटामर्स में भी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ईथर्स। ईथर्स कैसे होते हैं? जनरल नेम कैसा होता है? एल्कोक्सी एल्केन। मतलब उनके एक तरफ एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है, दूसरी तरफ एक एल्केन ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि लेट्स से मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन में क्या होता है? एक तरफ 1 कार्बन है और दूसरी तरफ 3 कार्बन है और बीच में मेरा O है जो कि इसका फंक्शनल ग्रुप है, राइट, ईथर का। तो एक तरफ 1 बच्चा है और दूसरी तरफ 3 बच्चा है, दैट इज मिथॉक्सी प्रोपेन। अब एक दूसरा कंपाउंड देखो जिसमें क्या हो रहा है? इथॉक्सी इथेन। मतलब इधर भी 2 बच्चे, इधर भी 2 बच्चे, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंपाउंड्स को आप कंपेयर करो, दोनों में हैं तो टोटल 4 कार्बन एटम्स, बिकॉज ऑफ विच दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या अलग है? कंपाउंड ही अलग है यार। एक मिथॉक्सी प्रोपेन है तो दूसरा इथॉक्सी इथेन है, राइट। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामर्स और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो अब बात करते हैं हम टॉटोमेरिज्म की। तो टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। स्पेशल क्यों? क्योंकि पहली बार हम एक ऐसे आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं जहां पर जो 2 आइसोमर्स हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब एक से दूसरा को बना सकते हैं, दूसरे से वापस एक पहले को बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो 2 आइसोमर्स हैं दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं टॉटोमर्स। तो होता क्या है एग्जैक्टली? देखो इस एग्जाम्पल को स्क्रीन पर। तो देखो आप दोनों कंपाउंड्स को अगर कंपेयर करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, राइट। दोनों में 2 कार्बन है, दोनों में 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। फर्क क्या है? अगर ध्यान से देखो तो इनके लिंकेजेस में फर्क है। जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड हो गया है, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से ये चेंज आता है एंड दैट्स व्हाई वी सी टॉटोमेरिज्म। तो अभी बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे तब हमें समझ आएगा कि कैसे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, कैसे डबल से सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं और ये सारी चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल लेते हैं टॉटोमेरिज्म का एक कॉमन एग्जाम्पल। तो अगर हम टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो होता है दैट इज कीटोइनॉल
टॉटोमेरिज्म। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है, कीटो ग्रुप हम सबको पता ही है, CO वाला जो ग्रुप होता है कुछ इस तरीके से, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है इनॉल ग्रुप से। इनऑल, इन बोले तो डबल बॉन्ड, ऑल बोले तो अल्कोहल, एग्जैक्टली। तो इनॉल ग्रुप जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इधर अल्कोहल का OH और इधर इन का डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कीटो इनॉल जो है ये एक टॉटोमेरिज्म का बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब बारी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। तो नाम से पता चल रहा है कि एक आइसोमर रिंग होगा यानी कि साइक्लिक फॉर्म में होगा और दूसरा जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है, देखो 3 कार्बन का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं बन रही है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या बन रहा है, साइक्लोप्रोपेन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना हमें एक बहुत मजेदार चीज देखने को मिलेगी, और वो ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा और यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना वो भी सेम रहेगा। मतलब जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना वो भी सेम है। जैसे हाइड्रोजन जिससे पहले वाले में कंपाउंड में कनेक्टेड था, दूसरे वाले में भी उन्हीं से कनेक्टेड है, कार्बन जिससे कनेक्टेड था उसी से कनेक्टेड है। बट फर्क किस चीज का है, फर्क है उनके ओरिएंटेशन में। मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन है वो अलग है। देखो इस एग्जाम्पल को। तो अब लेट अस सपोज कि ये 2 आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना इनके स्ट्रक्चर को, जो ब्लैक वाले बॉल्स हैं वो मेरे कार्बन हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर जो ऊपर का ब्लैक वाला बॉल है ये एक व्हाइट से कनेक्टेड है, एक पर्पल से कनेक्टेड है और एक ब्लैक से कनेक्टेड है। ठीक उसी तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं ऊपर वाले ब्लैक कार्बन की बात करूं तो वो भी एक ब्लैक से कनेक्टेड है, एक पर्पल से कनेक्टेड है, एक व्हाइट से कनेक्टेड है। तो स्ट्रक्चरली जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो तो सेम है, लेकिन फर्क क्या है, बहुत ध्यान से देखो फर्क क्या है। फर्क ये है कि इस वाले स्ट्रक्चर में जो मेरे पर्पल बॉल्स हैं उनका ओरिएंटेशन देखो, वो दोनों के दोनों आगे की तरफ आ रहे हैं। बट इस वाले स्ट्रक्चर में एक पर्पल बॉल तो आगे की तरफ आ रहा है लेकिन दूसरा पीछे की तरफ जा रहा है। मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है, और इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो इसी तरह के डेमो से इसको हम बिल्कुल देख के विजुअलाइज करके समझेंगे कि क्या मतलब होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जहां पर जो एटम्स हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड होते हैं। क्यों? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। तो यानी कि इस तरह का आइसोमेरिज्म हमें हर तरह के कंपाउंड्स में देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ वहां देखने को मिलता है जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और अब डालो अपने दिमाग पे जोर, कहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है? मैंने पढ़ाया हुआ है ये सिंगल बॉन्ड्स जहां होते हैं वहां सिग्मा बॉन्ड्स होता है, वहां पर फ्री रोटेशन होता है। लेकिन जहां पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, वहां पर होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना। चलो एक मस्त वाला धांसू एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्रीन पर मैंने 2 कंपाउंड्स बनाए हैं और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये आइसोमर्स है? बताओ क्या ये आइसोमर्स हैं? मैं इसका डेमो स्ट्रक्चर दिखाती हूं। तो लेट अस सपोज ये है मेरा डेमो स्ट्रक्चर, दिख रहा होगा सबको क्लियरली, ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्रे कलर की बॉल्स है ना, ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ओके। अब देखो अभी फिलहाल ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो क्या मजेदार चीज होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो मैं इसे फ्रीली रोटेट कर सकती हूँ आराम से ऐसे। अब क्या हो गया, एक सिंपल रोटेशन से क्या हुआ, मुझे दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया। विच मीन्स क्या ये आइसोमर्स हैं? नहीं है यार, ये तो सेम ही कंपाउंड है। अगर मैं सिर्फ एक रोटेशन से पहला कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना पा रही हूं यानी कि इट इज द सेम कंपाउंड, दीज आर नॉट आइसोमर्स, ठीक है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब लेट अस सपोज हम बात करते हैं एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की, इस तरह से, ठीक है। अब इस कंपाउंड में जो मुझे पर्पल वाले बॉल्स दिख रहे हैं दे आर क्लोरीन, ठीक है। अब क्या इसे मैं रोटेट करके सेकेंड वाला कंपाउंड ला सकती हूं? ट्राई करें क्या?
यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम रोटेट कर नहीं सकते हैं, ज्यादा जोर डालेंगे तो बॉन्ड ही टूट जाएगा। करेक्ट। तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है अबाउट द डबल बॉन्ड, यानी कि इसको मैं रोटेट करके सेकेंड वाला कंपाउंड नहीं ला सकती हूं, विच मीन्स कि पहला और दूसरा जो कंपाउंड है फिलहाल ये डबल बॉन्ड वाले, ये दो अलग कंपाउंड्स हैं, विच मीन्स कि ये मेरा पहला कंपाउंड और ये मेरा दूसरा कंपाउंड, दीज आर आइसोमर्स। और ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अबाउट वी हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों फटाफट बताते रहो कि इन डेमोज के साथ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब मैं छोटी थी और मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ती थी तब तो मतलब सिर्फ बुक से ही पढ़ते थे और काफ़ी चीज़ें ना ये ऊपर से पार हो जाता था। तो आई जस्ट होप कि दीज डेमोज आर हेल्पिंग यू टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। अगर मज़ा आ रहा है, अगर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो नीचे लिखो कॉमेंट सेक्शन पे कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। तो चलो आगे बढ़े। अब बारी है बात करने की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन होता है जहां पर जो दो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब ये मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलो कंफ्यूजन को करेंगे क्लियर, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपना राइट हैंड यूं उठाती हूं और इसे मिरर में देखती हूं, तो फिलहाल मेरे सामने तो एक मिरर है तो मुझे ये दिख रहा है। आप भी एक मिरर के सामने चले जाओ और अपने राइट हैंड को यूं उठा के देखो, ठीक है। अब आप डायरेक्टली जब मिरर पे दिखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपका हाथ दिख रहा है, और वो कैसा दिख रहा है? अब आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने पास रखो और देखो जैसा आपका लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड का सामने वाला पोर्शन, बिल्कुल ऐसा ही आपको अपने राइट हैंड का मिरर इमेज मिरर में दिख रहा है, ठीक है। आई होप आई डिडंट कंफ्यूज यू, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करो। राइट हैंड को उठाओ, इसका मिरर इमेज देखो, मिरर में दिखा। लेफ्ट हैंड को लो और देखो जैसा आपको अपना लेफ्ट हैंड दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसा ही आपको राइट हैंड का इमेज मिरर में दिख रहा है। दिस मीन्स कि जो मेरा राइट हैंड है इसका मिरर इमेज ऐसा दिखता है। ये जो लेफ्ट हैंड आपको दिख रहा है ना, जैसा मेरा राइट हैंड का मिरर इमेज ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मतलब इस हैंड का मिरर इमेज इज ये वाला हाथ, एंड मिरर इमेजेस आर नेवर सुपर इम्पोजेबल। इनको अगर एक दूसरे के ऊपर एज इट इज रख दे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। कहाँ कर रहे हैं यार? देखो ये वाली उंगली दिख रही है, ये वाली छुप गई है, राइट। तो ये सुपर इम्पोज नहीं करते हैं। तो यही आपको समझना है कि मिरर इमेजेस जो होते हैं ना, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं कभी भी। कैसे होते हैं वो? एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ठीक है। मैंने अलग अलग कलर के बॉल्स लिए हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। अब अगर इसका आपको मिरर इमेज देखना हो तो मिरर के सामने अगर इसको रखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? लेट अस सपोज कि यहाँ पर मिरर है, ठीक है, ये इस जगह पे मिरर है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। जो ब्लू है ये ब्लू से पास दिखेगा, ये फिर वाइट ऐसे दिखेगा, रेड ऐसे दिखेगा, तो ये यूं दिखेगा मिरर इमेज। अच्छे से देख लो सब लोग, बिल्कुल ध्यान से देख लो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये दोनों सुपर इम्पोजेबल कभी भी नहीं होते। जैसे अगर इसको इसके ऊपर मैं रखूं तो रेड के ऊपर रेड, ब्लू के ऊपर ब्लू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, बट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इस तरह के आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये वर्ड सुनते ही ना बहुत से बच्चों को लगता है कि यार ये तो ना हो पाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसे बनाएंगे सुपर डुपर सिंपल फॉर यू, ठीक है। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले ये सोचो कि यार रिएक्शन में होता क्या है, क्या होता है एक रिएक्शन के अंदर। तो कुछ यूं होता है कि एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बेचारा सीधा साधा भोला भाला सा है, अपना चल रहा था, धीरे धीरे बैठा हुआ था कहीं पे, या तो अचानक से कोई आता है और वो उसे अटैक कर देता है। क्या होगा फिर? अब जैसे आप चुपचाप बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एकदम शांत खड़े हो या शांत बैठे हो, अचानक से किसी ने आके आप पे अटैक कर दिया, तो क्या होगा? अब जैसे ही दो चीज़ों, एक चीज़ किसी और पे अटैक करेगी तो दोनों के बीच में क्या होगा? फाइट। नॉट रियली फाइट, बट इस केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे ही ये रिएजेंट अटैक करता है तो इन दोनों के बीच में होता है रिएक्शन, और उसी से बनता है ग्रेजुअली प्रोडक्ट्स।
रिएक्शन में यही तो होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं और उन रिएक्टेंट से हमें मिलता है प्रोडक्ट्स। तो इस केस में रिएक्टेंट कौन हुआ? एक तो हमारा भोला भाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और दूसरा हमारा रिएजेंट जिसने अटैक किया धाएं, उसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, बीच में बहुत सारे ना छोटी छोटी चीज़ें बनती चली जाती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स। चलो भाई, ये भी अच्छा है। कई बार एक प्रोडक्ट बनता है, कई बार बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, प्रोडक्ट के साथ भी कुछ कुछ और चुटपुट चीज़ें बन जाती हैं, राइट। तो ये सब कुछ होता है रिएक्शन के दौरान। कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, राइट, तभी तो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है कि नहीं। तो कुल मिला के जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करती हूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये जो पूरी सीक्वेंस है कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव की, ठीक है, बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, बॉन्ड बना तो क्या हुआ, कितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इन सारी चीज़ों का जो डिटेल्ड सीक्वेंशियल स्टेप है उसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो ये सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? मेरा वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बेचारा खुद चल रहा था रास्ते में और अटैक कर दिया किसने? अटैकिंग रिएजेंट ने। अब अटैकिंग रिएजेंट जो है ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स। तो ये सारे हमें पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। फिर एक होता है लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर ये जो नंबर 1 है ना, दिस इज माई सबस्ट्रेट, ये मेरा प्यारा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, इसको अटैक कर दिया किसने? इसने। तो ये क्या हो गया? ये मेरा अटैकिंग रिएजेंट हो गया। अब ये है क्या चीज वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जब इसने अटैक कर दिया तो हुआ क्या? अब देखो अटैकिंग रिएजेंट ने तो जाके इससे बॉन्ड बना ली, देखो यहां पर बॉन्ड बना लिया है इसने तो, बट इसके बॉन्ड बनाने की वजह से क्या हुआ है? एक जो बॉन्ड पहले बना हुआ था, पहले ये वाला बॉन्ड बना हुआ था, तो इस बंदे को जाना पड़ा। तो बेसिकली व्हाट इज दिस? इसे छोड़ के जाना पड़ा। तो ये क्या है? ये है लिविंग ग्रुप। क्योंकि रिएक्शन में होता क्या है? यही तो होता है कि इधर एक बॉन्ड टूटता है तो उधर एक बॉन्ड बनता है। अब अगर बॉन्ड टूट रहा है मतलब उस बॉन्ड में जो भी था ग्रुप, उसे विदा लेना होगा, उसे टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। सो दैट ग्रुप इज माय लिविंग ग्रुप। और क्या होता है? और होता है बॉन्ड क्लीवेज, जो कि मैं कह रही थी अभी कि बॉन्ड जो है वो टूटेंगे तभी उधर जाके नए बॉन्ड बनेंगे। अब बॉन्ड क्लीवेज भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद चलो बॉन्ड तो टूट गए, बनेगा क्या? इंटरमीडिएट। पहले तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो 2 पे बना हुआ है ये फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है, ये क्या है? ये इंटरमीडिएट है। तो कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तो पहले तो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड का टूटना वगैरह, बॉन्ड का बनना, ये सब होके कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं और फिर धीरे धीरे जाके क्या बनते हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स। अब इंटरमीडिएट्स में क्या क्या चीजें बनती हैं? जनरली कार्बोकैटायंस, कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल्स, ये सारी चीजें बनती हैं। अब ये क्या होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। कार्बीन्स भी इंटरमीडिएट्स में आता है। एंड फाइनली हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स वेरेवर एप्लीकेबल। तो कुल मिला के किसी भी रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए इन सारी चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए। तो चलो इनका आइडिया लेते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या होता है वो तो हमने देख ही लिया। ये बेसिकली हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो चलो बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स की। तो अटैकिंग रिएजेंट्स में हम 3 तरह के रिएजेंट्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स। तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल वर्ड पे ध्यान देना है, न्यूक्लियोफाइल। फाइल मतलब होता है अट्रैक्शन, न्यूक्लियो आया है न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा बंदा है जिसे न्यूक्लियस से प्यार है, न्यूक्लियस पे उसका क्रश है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, याद रहेगा सभी को, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा केमिकल स्पीशीज है जिसको न्यूक्लियस से प्यार है। अब न्यूक्लियस से प्यार या न्यूक्लियस पे क्रश किसको होगा? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके लिए मेरे न्यूक्लियोफाइल को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिवली चार्ज। एग्जैक्टली। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो बोलता है कि चल यार मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेता हूँ।
इट इज़ लाइक कि एक रिच आदमी है, उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, बट उसके पास दोस्त नहीं है। तो वो सोचता है कि ठीक है, काम करते हैं कि ये जो बंदा है इसके पास पैसे नहीं है, ये काफ़ी गरीब है, मैं थोड़े पैसे इसे दे देता हूँ, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और दोस्ती भी हो जाएगी। तो अब उसने पैसे दिए तो उस बंदे के साथ उसकी बॉन्डिंग बन गई, उसकी दोस्ती हो गई, राइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो न्यूक्लियोफाइल है ना, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जा करके न्यूक्लियस से बना लेता है बॉन्ड। एग्जैक्टली। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के बिहेवियर की बात करें तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब एसिड बेसिस तो हमने पढ़ ही लिया है, राइट। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि देख करके अगर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। पहला, अगर उसमें नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है मतलब पक्का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तभी वो उन्हें डोनेट कर सकता है, या फिर उसमें पाई बॉन्ड हो। अब आप बोलोगे पाई बॉन्ड का न्यूक्लियोफाइल से क्या लेना देना? हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड बनती कैसे है, साइड वाइज ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स से, है ना, साइड वाइज ओवरलैप। तो हमने देखा था कि भाई पाई बॉन्ड बनते टाइम जो मेरा साइड वाइज ओवरलैप होता है, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर और नीचे होती है, यानी कि ये ऊपर और नीचे वाले रीजन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम डोनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक दे दिया रहेगा एक कंपाउंड और आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स तब काम आएंगी। तो चलो न्यूक्लियोफाइल का ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्या है, ये मेरा सीधा साधा सा सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में जो है ये ब्रोमीन ने बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, लेकिन खुश तो है नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इधर जो है एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या है, ये है OH माइनस। तो OH माइनस में हमें दिख ही रहा है कि नेगेटिव चार्ज अलग से दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये मेरा क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल। और ये भी बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल को जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं NU और यहाँ पर 2 डॉट्स। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल ने देखा, इसने बोला कि यार मैं तो न्यूक्लियस लवर हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो चलो मैं इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना लेता हूँ। तो ये वही कर रहा है, देखो इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है एंड दैट्स हाउ इट इज अटैकिंग। ये अटैक कर देता है इसके ऊपर और उसको कहता है कि ले यार तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले और मेरे साथ बॉन्ड बना, है ना। और क्या होता क्या है, रिजल्ट भी वही होता है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, OH के साथ, क्योंकि OH ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। भाई जो आपको सामान देगा आपकी उससे दोस्ती तो हो ही जाएगी। तो अभी ये OH ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने बना लिया इसके साथ बॉन्ड, और छोड़ के किसको जाना पड़ा, Br को। तो Br जो है ये बेचारा अलग छोड़ के निकल गया। तो यहां पर Br मेरा क्या था, ये लिविंग ग्रुप था, ठीक है। और हमने देखा किस तरह से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया सबस्ट्रेट पे और एक रिएक्शन हुआ। तो जो भी इस तरह के रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इनके बारे में हालांकि हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये तो बस शुरुआत है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब अब स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल बोले तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितना बड़ा दानवीर है ये, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ कैसा होगा, जिसमें से एक फैक्टर है चार्ज। तो अगर उस पर चार्ज ज़्यादा हो तो हाइयर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके पास चार्ज नेगेटिव चार्ज है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उतना वो डोनेट कर सकता है। सो दैट मीन्स इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ स्क्रीन पर देखो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करो, लेट्स से HS माइनस और H2S को कंपेयर करो, तो HS माइनस में ज़्यादा चार्ज है तो इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करो HO माइनस और H2O, तो यहाँ पर HO माइनस में ज़्यादा चार्ज है, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है।
अगर आप कंपेयर करो NH2 माइनस और NH3, इसमें ज्यादा चार्ज किसमें है? NH2 माइनस में, इसीलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू डाउन जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। साइज जब बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो चार्ज डेंसिटी जो है वो घटता है, क्योंकि डेंसिटी इज चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी घटेगा, चार्ज डेंसिटी घटेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घट जाएगा। तो बेसिकली डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। इसीलिए अगर आप इन चारों को कंपेयर करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एक ही ग्रुप में है, एक के नीचे एक। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। दूसरा एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम ये भी नोटिस करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होता है। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, राइट? तो मतलब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा जिधर, उधर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा, बिल्कुल। तो अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होता है। देखो ये वाला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? ये सेम ग्रुप, सेम पीरियड में लाई करते हैं, सारे के सारे सेकंड पीरियड में लाई करते हैं। और सेकंड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम फ्लोरीन के केस में है, और उस वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? घटेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो CH3 माइनस का सबसे ज्यादा है। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स, अब न्यूक्लियोफाइल्स तो हमने पढ़ लिया है, तो खुद से गैस करो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, फाइल बोले तो प्यार यानी कि अट्रैक्शन यानी कि क्रश। जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन जो भी नेगेटिवली चार्ज होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे इलेक्ट्रोफाइल को कैसा वाला चार्ज होना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, चलो ये भी समझ आया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो मतलब दे बेसिकली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड्स, बिल्कुल। तो ये बताओ कि अगर काफ़ी सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? तो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स को हम कहते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब उनमें पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वो इलेक्ट्रोफाइल है। या फिर क्या हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए वो ना इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी किसकी जैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे BF3, इसमें अगर आप बोरोन पे फोकस करो तो देखो बोरोन 3 बॉन्ड्स तो बना रहा है फ्लोरीन के साथ, बट उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट? तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। सिर्फ BF3 ही नहीं, जैसे कि AlCl3, ये सारे लोग जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आपको दिखे तो समझ लो वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उनमें हमें एज सच कोई चार्ज नहीं दिखता है, बट सिंस दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इसलिए दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अब बारी है तीसरे टाइप के अटैकिंग रिएजेंट की, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। जैसा कि हमें पता है फ्री रेडिकल्स में कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। इनमें क्या होता है? इनमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको इनमें दिखेगा। जैसे कि Cl ऊपर एक डॉट बना दिया, दैट मीन्स इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब किस तरीके से हमें इस तरह का क्लोरीन का रेडिकल मिल सकता है? इनफैक्ट अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें Cl2, इसको अगर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पास करवाएं तो हम देखते हैं कि इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू गिव एटॉमिक क्लोरीन रेडिकल्स।
तो चलो भाई एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? तो ये बताने से पहले फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? कौन होता है न्यूक्लियोफाइल? जो न्यूक्लियस का लवर होता है, यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को हम पहचानेंगे कैसे? इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो ये देगा, है ना, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर हमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को पहचानेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे? भाई ये तो इलेक्ट्रॉन का लवर है कि नहीं? तो यानी कि इसके ऊपर या तो हमको पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए या फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन की या तो जरूरत होनी चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन को ले ले, या फिर हमको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए कि भैया इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा आराम से। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पहचानेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो अब देखो सबसे पहला क्या है, HS माइनस। यहां पर हमको क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो यानी कि ये क्या है? ये है न्यूक्लियोफाइल। अगला है BF3। यहां पर भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट अगर हम BF3 पे फोकस करें, मतलब इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करें, तो ये अपना बोरोन, ये 3 फ्लोरीन के साथ बना रहा है बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब मैं बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखती हूं तो क्या है बोरोन? अगर मैं बोरोन पे ध्यान दूं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसके तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बोरोन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद क्या है? उसके बाद है C2H5O माइनस। तो यहां पर तो भैया नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब की बारी है CH3 अब यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, बट यहां पर ना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यानी कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, तो ये भी है मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब बारी है Cl+ की। इसमें तो सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब बारी है CH3C+O की। अब यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर भी अगर हम फोकस करें तो हमें क्या दिख रहा है? यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। और अगर इस कार्बन पे हम फोकस करें ना, तो कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है हमें। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं H2N की। इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज दिख ही रहा है, तो सीधा सीधा ये न्यूक्लियोफाइल है। अब बात करते हैं NO2 की। यहां पर क्या दिख रहा है हमको? पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोले तो कौन सा वो एटम है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है उसमें क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार होने के लिए उसको खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फोकस करते हैं पहले कंपाउंड पे, जो कि क्या है? CH3CHO। ठीक है, तो इस पे अगर हम फोकस करें तो क्या क्या चीज से हमें पता चलेगा कि भैया किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? ये हमें पता चलेगा पोलैरिटी से, राइट। तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो हमें क्या पता है कि ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है व्हेन कंपेयर टू कार्बन, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये वाला जो कार्बन है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, चलो दूसरा कंपाउंड देखते हैं, CH3CN।
तो यहाँ पर ये CH3 हो गया, अब यहां पर भी आप देखो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, नाइट्रोजन है, तो इसीलिए कार्बन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो इनके बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन बेचारे पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो कार्बन, ये वाला कार्बन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब बात करते हैं CH3I की, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ तो सिर्फ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, एक आयोडीन है, ठीक है। तो जब हम कार्बन और आयोडीन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि आयोडीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन सभी जगहों में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बॉन्ड के पोलैरिटी की वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है और उसी की वजह से कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो अब हमारी बारी है पढ़ने की लिविंग ग्रुप। तो यार लिविंग ग्रुप क्या होता है, वो वाला ग्रुप जो अपनी जगह छोड़ के बेचारा चला जाता है। अब ध्यान रहे हमेशा बेचारा नहीं होता ये, तो इट डिपेंड्स कि वो ग्रुप कैसा है। वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो आसानी से अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, अगर वो एक बुरा लिविंग ग्रुप है तो वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स। मान लो मेरा घर है, अचानक से कोई बाहर से आके मेरे घर को अटैक कर दिया, ठीक है। अब इस लॉजिक के हिसाब से या तो मैं बहुत ही ढीठ हूं कि नहीं भाई तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। सो अगर वैसा एटीट्यूड रहा तो मैं अपने जगह पर ही रहूंगी। तो वैसे वाले लिविंग ग्रुप को हम कहते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो लीव नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई मेरे घर पे कोई आया और मैंने तुरंत बोला अरे अरे ठीक है मैं जाती हूँ और मैं चली गई, इसका मतलब मैंने बड़ी आसानी से अपनी जगह छोड़ दी। सो आई एम अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो चलो ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ब्रोमीन इज अ ग्रेट लिविंग ग्रुप, इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि जैसे OH माइनस ने अटैक किया, ब्रोमीन बेचारा अपना जगह छोड़ के निकल गया, तो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, वहां पर R यानी कि एल्काइल ग्रुप इज नॉट अ ग्रेट लिविंग ग्रुप। यहां पर भी OH माइनस ने अटैक तो किया बट देयर इज नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि R ने बोला, एल्काइल ग्रुप ने बोला कि भाई जो मर्जी कर लो, मैं तो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहा। तो चलो देखें कि क्या कौन सा वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा। तो हम ये देखते हैं कि अच्छे लिविंग ग्रुप्स वो होते हैं जो वीक बेसिस होते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वीक बेसिस बोले तो क्या, बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन देता है दैट इज बेस, ठीक है। अगर मैं कह रही हूं वीक बेस, वीक बेस का मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन देने का बहुत ज्यादा मन नहीं होता है, सो डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजिली, ठीक है, तो वो होता है वीक बेस। तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बहुत वीक बेस है, वो बहुत एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो लेट अस सपोज अगर हम ये इन इसकी हैलाइड्स की बात करें, जैसे मान लो Cl माइनस, Br माइनस या फिर I माइनस, ये सारे क्या हैं, दीज आर एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप्स, ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। अब आप मन ही मन सोच रहे होगे कि इसमें फ्लोराइड मिसिंग क्यों है। तो फ्लोराइड एक एक्सेप्शन है, अभी डिस्कस करूंगी मैं। तो नॉर्मली Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस अगर आप इनको देखोगे तो इनमें ना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो इसीलिए दे आर वीक बेसिस। चूंकि वो वीक बेसिस हैं सो दे आर एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गई। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं OH माइनस की, तो OH माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और इसीलिए ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ये जो है ना इतनी आसानी से छोड़ के जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। क्यों पुअर है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मॉडरेट वाले होते हैं, मतलब दे आर मॉडरेटली गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ना ही बहुत वीक बेस होते हैं। तो अच्छा, यहां पर मैं बात करने वाली थी फ्लोरीन के एक्सेप्शन की।
अब देखो फ्लोरीन के साथ एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, इसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये दूसरों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। एज अ रिजल्ट इट इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। अब अगर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर कोई किसी के भी साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो वो आसानी से छोड़ के तो जाएगा नहीं, इसीलिए वो बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब आप लिविंग ग्रुप का जो ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस भी बता सकते हो। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर अच्छे से पता है उनको पता होगा कि भाई डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिसिटी का क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिसिटी के साथ क्या होता है कि नहीं। तो जिधर आपकी बेसिसिटी घट रही है उधर आप समझ लो कि जो लिविंग ग्रुप्स है ना वो और अच्छे होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए एग्जाम में अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है, ये सेम पीरियड में लाई करते हैं, लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो ये आपको मिलते हैं। तो अगर इनकी बेसिसिटी पूछ ली जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो आप इस बेसिस पर इसको आंसर कर सकते हो। सबस्ट्रैट डिस्कस कर लिया, अटैकिंग रिएजेंट डिस्कस कर लिया, लिविंग ग्रुप डिस्कस कर लिया, तो अब बारी है बॉन्ड क्लीवेज की। तो लेट्स डिस्कस अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज पढ़ने के लिए सबको याद दिला दूं, बॉन्ड तो पता है ना क्या होता है, अरे जेम्स बॉन्ड तो सबको पता है, लेकिन केमिस्ट्री वाला बॉन्ड जो कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट, जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स के बीच में, दोस्तों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, उसी तरीके से जब बहुत सारे एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उन एटम्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम दान देता है और दूसरा एटम दान लेता है, राइट, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कहता है कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड वैसे एटम्स बनाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे ना तो इलेक्ट्रॉन देने हैं ना इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मुझे क्या करना है, मुझे तो शेयरिंग करनी है, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे, वो वाला फॉलो करना है। यानी कि मेरे पास है दाल, तुम्हारे पास है चावल, तुम अपना चावल शेयर करो, मैं अपना दाल शेयर करता हूँ और दाल चावल खाते हैं, एंड दैट्स हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, जैसे कि लंडन फोर्सेस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर इन सब के बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बात कर रखी है। फिलहाल हमारा फोकस किस पे है, कार्बन। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 ना तो देता है ना लेता है, वो शेयर कर लेता है। यानी कि कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा फोकस कौन से वाले बॉन्ड पे रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या देखते हैं कि कार्बन कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स, जैसे लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। तो मीथेन में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो कार्बन बोलता है कि हाइड्रोजन भाई तू आ जा, 4 हाइड्रोजन को बुला लेता है। अब चारों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन कहता है कि मैं अपने चारों इलेक्ट्रॉन को तुम चारों के साथ शेयर करता हूं और तुम चारों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इस तरीके से हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है, दोनों हैप्पी है, और इस तरीके से क्या होता है, CH4 बन जाता है, और ये CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं, डबल बॉन्ड्स भी बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें इथीन की, C2H4, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही सिचुएशन है कि भाई कार्बन, 2 कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है। तो पहले तो दोनों कार्बन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ बना लिया बॉन्ड, बट उसके बाद भी उनके ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही है, तो वो कहते हैं कि चल यार एक काम करते हैं, हम लोग दोनों आपस में ना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं, तू अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से इथीन बन जाता है, और ठीक इसी लॉजिक से इथाइन बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से बनते हैं कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हमें एक बॉन्ड दिखता है, वो एक बॉन्ड एक्चुअली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, राइट। तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो चलो अब बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज की, कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस तरीके से टूट सकता है, क्लीवेज इज टूटना। तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहले बात करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम, तो जहां पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज।
उसमें यूँ होता है कि ये मान लो मेरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो इक्वली दोनों पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब ये बॉन्ड जो है वो 2 लोगों के बीच में बना है, तो बॉन्ड टूटता जब है तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको मिल जाता है, एक इसको मिल जाता है। सिंपल, ठीक है। तो अगर इसको हम एक स्टोरी से समझें तो इट इज़ लाइक कि मम्मी के पास 2 कपकेक्स हैं, ठीक है, और आप हो और आपका एक छोटा भाई है। इन 2 लोगों में मम्मी को कपकेक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लेट्स से मम्मी इज बिल्कुल एकदम फेयर है, शी इज़ नॉट एट ऑल पार्शियल, वो बिल्कुल बराबरी में बिलीव करती है। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी वो दोनों कपकेक को लेके एक आपको देगी, एक आपके छोटे भाई को देगी, राइट। तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप भी हैप्पी, आपका भाई भी हैप्पी, राइट। तो किसी को कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, बोथ आर इक्वली हैप्पी। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं फ्री रेडिकल्स। मतलब जो न्यूट्रल होते हैं उनके पास दोनों बिल्कुल हैप्पी है, फ्री रेडिकल, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे उस बॉन्ड में, एक एक दोनों को मिल गया, तो दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट फ्री रेडिकल्स। बात समझ आई? एग्जाम्पल्स देखो, जैसे यहाँ क्लोरीन की अगर बात करो तो Cl के बीच का बॉन्ड अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो 2 क्लोरीन के रेडिकल्स मिलेंगे। ब्रोमीन की बात करो तो 2 ब्रोमीन के रेडिकल्स मिलेंगे। सिंपल है, राइट, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करते हैं? तो पहला फैक्टर है नॉन पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो जो बॉन्ड है वो अगर नॉन पोलर है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो बॉन्ड 2 चीज़ों के 2 एटम्स के बीच में उसमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। अगर वैसा कुछ नहीं है, अगर वो नॉन पोलर बॉन्ड है तो उस केस में होमोलिटिक क्लीवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी रेडिएशन ये भी जो है होमोलिटिक क्लीवेज को फेवर करता है। अब बात करते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, ठीक है। तो यार मम्मी जो है ना, मम्मी के पास है तो 2 कपकेक्स, लेकिन मम्मी बड़ी पार्शियल है। मम्मी जो है ना बराबरी नहीं करती है। मम्मी ने क्या किया, दोनों के दोनों कपकेक्स उठा करके छोटे भाई को दे दिया, ये कह के कि वो छोटा है। बट ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको तो मिला ही नहीं और छोटे भाई को 2 कपकेक्स मिल गए। तो इस केस में क्या होगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि आपको कपकेक मिला ही नहीं, और आपके छोटे भाई तो बिल्कुल उसको तो और टशन आ रही होगी कि यार देख दोनों के दोनों मुझे मिल गए, राइट। तो यानी कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, रिजल्ट जो है उसमें हमें चार्ज्ड स्पीशीज मिल रहे हैं। एक को गुस्सा आ रहा है, एक ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना, तो उस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों कोई एक लेके चला जाता है। तो जो लेके चला गया उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, और जिसे कुछ नहीं मिला उसके साथ क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट अस सपोज कि ए और बी इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड था। अब बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो गया। लेट्स से कि ए इज मोर पावरफुल, ए ज़्यादा पावरफुल है, तो ए ने क्या किया, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो क्या होगा, ए में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी में पॉजिटिव। यही अगर उल्टा हुआ, लेट्स से कि बी जो है ये ज़्यादा पावरफुल है, तो बी क्या करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बी हो जाएगा नेगेटिव और ए हो जाएगा पॉजिटिव। बट इन ईदर ऑफ द केसेस होगा क्या, हमें क्या मिलेगा, हमें हमेशा चार्ज स्पीशीज ही मिलेगा जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज को कौन फेवर करता है, पोलर बॉन्ड्स। पोलर बॉन्ड्स बोले तो जब भी कोई बॉन्ड 2 ऐसे एटम्स के बीच में बने हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है, एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसी के वजह से हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो ये था हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब जिन रिएक्शंस में हमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलता है उस तरह के रिएक्शंस को हम पोलर रिएक्शंस या फिर हेट्रोपोलर रिएक्शंस या फिर आयोनिक रिएक्शंस कहते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक खत्म होते जा रहा है, राइट। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में। एग्जैक्टली तो देखो क्लीवेज तो हमने समझ लिया कि कैसे क्लीवेज होता है, बट क्लीवेज होने से निकल के आता क्या है, क्लीवेज से बनता है इंटरमीडिएट्स।
ठीक है, तो चलो इंटरमीडिएट्स को समझते हैं, जिसके अंदर हम कार्बोकैटायंस, कार्बो एनायंस, कार्बन के फ्री रेडिकल्स सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट बहुत मज़ेदार है। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज, एक पहला सिनेरियो लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे CH3 है और ये किसी X के साथ जुड़ा हुआ है ना। लेट मी टेल यू, ये X जो है ये हैलोजेंस नहीं है, ये सिंपली एक X है, मतलब कोई तो है, किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब मान लो हमने बोला कि यार इस बॉन्ड का ना क्लीवेज हो गया, ठीक है। और क्लीवेज कुछ इस तरीके से हुआ कि बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब मम्मी जो है ना वो पार्शियलिटी की है, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि कार्बन और एक्स, इन दोनों के बीच में जो ये एक्स था ना, ये ज्यादा पावरफुल था, इसके पास ज्यादा ताकत थी। तो इसने क्या किया, इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। तो चूंकि x ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, तो x में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी x लेके चला गया, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये बताओ यहां पर किस तरह का क्लीवेज हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर हुआ है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहां पर हुआ क्या, हम किसी भी पॉजिटिव आयन को क्या नाम देते हैं, कैटायन। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर, कार्बन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली ये क्या है, ये कार्बन है और कैटायन भी है, इसीलिए इसका हमने नाम रख दिया कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज वही CH3 है मेरे पास। अब ये जो है किसी Y के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और Y के बीच में बॉन्ड है, और यहां पर भी लेट से कि ये बॉन्ड टूट रहा है। बट अब की बार जो है ना, कार्बन जो है ये Y से ज्यादा पावरफुल है। तो अब क्या होगा, कार्बन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और जो Y है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या हुआ, अब जो है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कार्ब एनायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा तरह का इंटरमीडिएट है जो बनता है रिएक्शंस में, ठीक है। और यहां पर भी किस तरीके का क्लीवेज हुआ, यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है कि भाई हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, तभी तो हमें चार्ज्ड आयंस मिल रहे हैं, है ना। एक ही लेके चला जा रहा है, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन, तो बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा है। अब हम लेते हैं एक तीसरा सिनेरियो। यहां पर भी हमारे पास इधर CH3 है और ये किसी Z के साथ इसने बॉन्ड बना रखी है, और यहां पर भी इस बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। बट यहां पर जो है ना भाई, मम्मी बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, दोनों को बिल्कुल बराबर का कपकेक दी है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ने इक्वली इलेक्ट्रॉन को बांट लिया है। तो क्या होगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और Z के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर कार्बन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। तो ये हमारा तीसरा कैटेगरी का इंटरमीडिएट हो गया। और यहां पर किस तरह का फिशन हुआ, यहां पर हुआ होमोलिटिक फिशन या फिर होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब होता है वहां पर हमें कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और जब होमोलिटिक फिशन होता है तो वहां पर हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स। अब ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और उसी वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। बोलने का मतलब है, जैसे समझो कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, कुछ फाइनल एग्जाम है, और आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपकी मेंटल स्टेट अभी कैसी होगी, बिल्कुल आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, घबराहट भी हो रही है। तो आर यू इन अ वेरी स्टेबल स्टेट? नो, यू आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो अचानक आपने के किसी दोस्त ने फोन किया और उसने बोला कि यार तू मुझे 500 रुपए दे और देख मैं तुझे ना 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो कल पक्का आएगा एग्जाम में। तो काफी चांसेस है कि ऐसे अनस्टेबल स्टेट में ना आप उसकी बात मान लो और उसे 500 रुपए दे दो, ठीक है। काफी चांस है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका दोस्त आपको फोन करके कहता है कि यार मतलब कुछ वो अगर अच्छे से भी आपको कहता है ना, तो काफी चांस है कि आप बिल्कुल भड़क जाते हो, आपकी लड़ाई हो जाती है लोगों से। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि आप इतने अनस्टेबल स्टेट में हो दैट यू टेंड टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। सो इन अ सिमिलर वे कोई भी चीज़ जो बहुत अनस्टेबल होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, क्योंकि वो सोचती है कि कुछ भी करके शायद उसे स्टेबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ भी वही होता है, कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कार्बोकैटायंस को हम फर्दर कुछ टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन एंड सो ऑन। और इन्हें हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? अगर मेरा कार्बोकैटायन एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी, अगर मेरा कार्बोकैटायन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी, अगर मेरा कार्बोकैटायन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो टर्शियरी। ठीक है, तो जैसे देखो इसे हम कहते हैं मिथाइल कैटायन CH3+। ठीक है, तो इसमें जो मेरा कार्बोकैटायन है C+ जो है ये कोई कार्बन से अटैच्ड नहीं है। लेकिन जहां मैं इथाइल कैटायन की बात करूंगी तो वहां पर मेरा जो C+ है, जो कार्बोकैटायन है, वो 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो यानी कि ये मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन है। उसी तरह अगर मैं प्रोपाइल कैटायन की बात करूंगी तो वहां पर हम देखेंगे कि मेरा C+ जो है, जो कार्बोकैटायन है, दैट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन्स, तो यानी कि वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं कार्बोकैटायंस के साथ, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। बोलने का मतलब है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उस समय वापस हम इस पर चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अब बात करते हैं कार्बोकैटायंस के शेप की। शेप बताने के लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली हम मिथाइल कैटायन की शेप की बात करें तो हम क्या देखते हैं? मिथाइल कैटायन का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ ऐसा। देखो आपको दिख रहा होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ये शेप ऐसा होता है। तो इसमें होता ये है कि ये जो मेरा कार्बन है ना, कार्बन के 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, ये जो 3 हैं ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, और चौथा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या? चौथा वाला ऑर्बिटल रहा ये जो खाली रहता है, जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, और इसीलिए इस C के ऊपर हम एक प्लस साइन डाल देते हैं, विच शोज कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको। ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक इसी तरीके से अब बारी है कार्बन आयंस की। तो कार्बन आयन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऑब्वियसली एनायन है ये, और ये भी कार्बोकैटायन की तरह बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट जिस तरह से कार्बोकैटायंस के केस में हमने देखा था कि जितने अल्काइल ग्रुप्स उसमें कनेक्टेड होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स इससे कनेक्टेड होते हैं, कार्बन आयन उतना कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे कि जो टर्शियरी कार्बन आयन है ये सबसे कम स्टेबल है, उससे ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी कार्बन आयन, उससे ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बन आयन। तो बात करते हैं कार्बन आयन के शेप की। यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन आयन के केस में। बहुत से बच्चे कहेंगे sp2, क्योंकि कार्बोकैटायन के केस में sp2 था, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। कार्बोकैटायन के केस में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट कार्बन आयन के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को जोड़ के ही तो हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं? जो बच्चे भूल गए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, जाओ और जाके मेरे पुराने वीडियोस फटाफट से देखो। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन आयन के केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3।
ठीक है। अब आप बोलोगे अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है फिर तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब मैं शेप की बात करूंगी तो शेप यहां पर भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। क्यों? क्योंकि शेप देखते टाइम हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। ये सारी चीजें मैम ने बताया था जब हम वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? तो यानी कि यहां पर भी जब हम शेप की बात करेंगे तो यहां पर भी कार्बन आयन के केस में भी शेप तो ऐसा ही होगा। जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3, ठीक है। और ये जो मेरा चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसके अंदर रहेगा मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कार्बन के फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर की तो वहां पर भी कार्बन का होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वहां पर कार्बन के पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। जैसे मेरा पहला कंपाउंड क्या है, CH3SCH3। ठीक है, अब बोला गया है कि ये जो इनके बीच का बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब बराबरी से नहीं टूटेगा, ये ऐसे ही टूटेगा कि जो ज्यादा पावरफुल है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ज्यादा पावरफुल कैसे बताते हैं हम? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? तो ये हमें बताना है कि भैया किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे दिखाना है? कर्व्ड एरो नोटेशन से। कर्व्ड एरो नोटेशन क्या होता है? वो ये बताता है कि यार ये जो बॉन्ड है ना, मान लो ये बॉन्ड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा या सल्फर की तरफ जाएगा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ जाएगा, है ना। तो कार्बन और सल्फर में अगर हम कंपेयर करें तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर की तरफ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सल्फर के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं, CH3CN। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, देखो जो नाइट्रोजन है ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यानी कि नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो इफेक्ट है वो इस कार्बन पे भी दिखेगा। तो यहाँ के ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? इधर वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव और इधर वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो देखो सब कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3Cu। यहां पर कॉपर है। ठीक है, अब कॉपर और कार्बन को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो इसीलिए यहां पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ये वाला जो कार्बन है इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कॉपर है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से बनेंगे हमारे इंटरमीडिएट्स। तो ये सारे कहीं पे कार्बोकैटायंस बन रहे हैं, कहीं पे कार्बोएनायंस बन रहे हैं, तो इस तरीके से इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के अंत तक। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, और हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको मिस नहीं करने हैं क्योंकि उनके भी होने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो पूरा देखा है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ है, तो कमेंट पर लिखो कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।